नाम बेहतर लोग किया। कहते हैं यार वाह मान गए, हाँ, अपने लोग जिले का अपनी खुश होते जगह हैं, का नाम लोग खुश होते हैं और बहुत कम उम्र में ऊपर वाले ने पूरी दुनिया पहुंचाया और पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो लोग खुश तो होते ही हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 36 साल। 36 साल। इतनी कम उम्र में शायरी के दम पर आपने जो लोकप्रियता हासिल की वो अलग, अब आप सीधे राज्यसभा जो पहुंचे, कभी कभी यकीन होता है पीछे मुड़कर देखते हैं तो यार ये जीवन में मेरे 5-7 साल में ही क्या से क्या हो गया, मतलब 18, 19, 20, 21, 5 साल में ही सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी हो गया। देखिए ये चीज़ें मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है कि आप जो सोचते हैं उस दिशा में ऊपर वाला आपको आगे ले जाता है। मैं कुदरत में बड़ा यकीन रखता हूँ। मेरा मानना है कि कुदरत आपको चुनती है आपसे अच्छा काम लेने के लिए। तो मैं जिस ज़िले से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं, मेरे पिता मेरे दादा कहीं की कोई राजनीतिक विरासत नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में था, कवि सम्मेलनों में पॉपुलर हुआ, मुशायरों में पॉपुलर हुआ। फिर 2018 आते आते राहुल जी से मुलाकात हुई और फिर ज़िंदगी एकदम से यू टर्न लेकर के राजनीति में आ गई और राजनीति में भी मतलब सही जगह सही वक्त पर पहुंच गया। तो आज वो आवाज़ जो सड़कों पे गूंजती थी वो अगर पार्लियामेंट में गूंज रही है, तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ एक सपने जैसा ही है ना? लेकिन बहुत चौंकता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये करने के लिए बना हूँ मैं। ओके, आत्मविश्वास। हाँ, हमेशा से था है। इतना कि मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं हूँ, मैं इस देश के युवाओं की आवाज़ हूँ। और मैंने पार्लियामेंट में जो पहली स्पीच की, मतलब ये इस पे बहुत सारे लोग चौंके थे। जो मैंने पहली स्पीच की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ की। मैंने जामिया और जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पुलिस बर्बरता या पुलिसिया कार्रवाई थी उसके खिलाफ की। तो मैंने कभी अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। हाँ, जो वर्ग पीड़ित है मैं उसके मुद्दे उठाता हूँ। वो दलित हो, वो अल्पसंख्यक हो, वो पिछड़ा हो, वो सवर्ण हो, वो छात्र हो, वो महिला हो, मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं उसके लिए। पर ये तो आप भी मानेंगे ना कि आपकी शायरी ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। मेरा कोई राजनीतिक विरासत नहीं। शायद आज भी राहुल गांधी जी ने कभी मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरी शायरी ही थी, मेरा हुनर ही था। साथ अभी जो भी संसद में हुआ, जो घुसपैठिए घुसे उन्होंने हमला किया, वो अगर मुसलमान होते तो उनके तार पता नहीं कहां कहां से जुड़ते। उन्हें कोई प्रदर्शनकारी तो लिखता ही नहीं। वो अगर सरदार होते तो प्रदर्शनकारी थोड़ी लिखे जाते, वो तो खालिस्तानी लिखे जाते। तो ये जो नैरेटिव का खेल है ना, मैं इस खेल को बहुत पहले से झेलता भी रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ और इसके प्रति मेरी पीड़ा है और मैंने इस पर बहुत सारी शायरी भी की है। तो मेरी एक नज़्म है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा बहुत बड़ी है और सिर्फ इमरान की पीड़ा नहीं, ये पूरी नस्ल है जिसकी पीड़ा है। उस पीड़ा को सरकारों को समझना पड़ेगा। आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, कोई जवाब फिर उसी तरह देते हैं सीना नहीं। मैं जाहिर सी बात है, कोई मुझसे ये कहे कि इमरान आप देशभक्त हैं या नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा देशभक्त हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने हिंदुस्तान को से मोहब्बत की है, चुना है, कुर्बानियां दी हैं। आप हमसे कैसे हर दिन सवाल पूछ सकते हैं? ये सवाल ही कितना अपमानजनक है। सही बात, ये अपमानजनक है। मैं इस मानसिकता के खिलाफ और उसके लिए हर मंच पे खड़ा होकर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क हो, चाहे साहित्यिक मंच हो, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये नैरेटिव टूटे। आप एक पूरी पीढ़ी से, मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वतन से मोहब्बत करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जब उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं तो वो झुंझलाहट में न जाने कैसे जवाब देते होंगे। मुझे तो चलिए वाकपटुता है, तो मैं बहुत संभाल करके चीज़ों को बोलूंगा। हो सकता है उनके जवाब बड़े खराब होते हो और आप उससे पूरी एक नस्ल को फ्रेम करते हो। वो सिलसिला खराब है, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। कि लौट रहा था तो ऑटो में नज्म हुई थी वो, मतलब मैं वीपी हाउस में रुका था, मैं एक मित्र के पास, तो जेएनयू से आते हुए वीपी हाउस तक आते आते वो नज्म कही मैंने और शाम में मैंने खड़े होकर के वो नज्म पढ़ी। कैसे लिखते हैं जब आती है? हाँ, ध्यान में आती है तो आपके पास कलम या कागज कुछ हो, अब तो मोबाइल का वो है, नोट है, तो उसमें आप लिख लेते हैं। तो नोट की और मैंने शाम में पढ़ी, तो वो अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में वो नज़्म फैली। और मुझे लगता है कि मैंने जब वो नज़्म पढ़ता था तो मेरे साथ 20-20, 25-25 हज़ार की भीड़ रोती थी। मतलब कई सारे ऐसे क्या कहा था आपने उसमें? वो मेरी नज़्म है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली।
तो वो बड़ी पीड़ा की नज्म है वो। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद कई बार रोया हूँ उस नज्म को पढ़ते हुए। तो मुझसे जो लोग कनेक्ट भी हुए मेरी शायरी की आपके वजह दिल से। के सबसे करीब कौन सी आपकी नज्म है? अब एक माँ से आप ये पूछें कि कौन से बच्चे को ज्यादा प्यार करती है तो बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 लाइनें तो उसकी सुनाइए ना कम से कम। नहीं वो मिला हमेशा चाहत का वो पैगाम नज्म एक्चुअली मदरसों से। वो दौर ऐसा था कि देश में कहीं भी कुछ घट रहा था तो मदरसों से जोड़ दिया जाता था। तो मैंने मदरसों की जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो वहाँ से पढ़ के निकले हुए लोग थे, मैंने उनको एक मुद्दा बनाया और मैंने वो नज्म कही, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। तो जो जो अच्छे लोग थे मैंने उनको उद्धृत किया इस नज्म में। और ये नज्म जहाँ भी सुनते थे लोग मतलब मुझे कंधों पे उठा उठा करके, जो मुशायरों में कभी नहीं होता था। मुशायरों में स्टारडम नहीं था, मतलब ये आप इस पे कभी विश्लेषण करिएगा। लोग आते थे, शायरों को सुनते थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, सुनते थे प्यार से, ऑटोग्राफ ले लेते थे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो, और सराह करके चले जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मुंबई में साकिनाका में ये मुशायरा था और मैंने जिस समय ये नज्म पढ़ी है तो यही नज्म पढ़ी है मैंने, और अगले 10 मिनट बाद फिर वो मुशायरा वहीं पे ख़त्म था और मैं लोगों के कंधे पर बैठ करके मालाओं से लदा हुआ मुझे गाड़ी तक लाया गया। तो फिर उसके बाद ऐसे दृश्य हर दिन होने लगे, फिर वो मतलब स्टारडम आता गया, ग्लैमर आता गया। फिर एक वो भी है, हम मुसलमान हैं, एक नज्म मेरी थी जिस समय घर वापसी और ये सब बहुत सारे अभियान चल रहे थे, उस समय मैंने ये नज्म कही थी कि मैं कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमा की आवाज़ पर बोल कर। तो इस नज्म में मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। जब पहचान पर हमले थे तो मैं उस पहचान के साथ खड़ा होकर के जब मैं कह रहा था कि हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, तो सिर्फ इमरान नहीं कह रहा था, एक पूरी नस्ल थी जो मेरे साथ गुनगुनाती थी मेरी इस नज्म को। और मतलब मैं मानता हूं कि इन नज्मों ने मुझे इमरान। और ये फिलिस्तीन वाली कब लिखी थी आपने? फिलिस्तीन की नज्म मैंने 2012 में लिखी थी। 2012 में, तब इतना ये प्रकरण इतना बड़ा नहीं था। और लेकिन मैं सुनता था, मेरा हमेशा से उसमें क्या कहा था आपने, याद है? मैं अक्सर जब नज्म कहता था तो मैं सोचता था कि मैं उस जगह खुद को रखता था। आत्म कथात्मक नज्में, ये ट्रेंड मैंने शुरू किया। इससे पहले मुशायरों में या शायरी में कभी आत्म कथात्मक नज्में नहीं कही गई। जैसे पद्य में, मतलब गद्य में कहा जाता था, पद्य में नहीं कहा जाता था, ये विधा नहीं थी। तो मुझे लगता था जैसे मैं कश्मीर पे नज्म कह रहा हूँ तो मैं कश्मीर हूँ, मैं उसकी पीड़ा को वो बन के बोलता था। तो फलस्तीन की नज्म थी, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। तो वो नज्म बहुत, और उसी ने मुझे दिखता है आपके अंदर। नहीं, मैं एक्टर दिखता, वो तो सिर्फ मोदी जी में, हम में नहीं। और वो कश्मीर वाली में आपने क्या कहा है? मैं कश्मीर हूँ। हाँ, मैं कश्मीर हूँ, बड़ी वो भी बड़ी पॉपुलर नज्म है। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं उजड़ी हुई, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मैं मतलब मेरा अपना मानना है कि पिछले 60-70 साल की जो भी कश्मीर की लड़ाई है, कश्मीर को लेके जो राजनीति है, उसमें कश्मीरियत मर गई, वहाँ की आवाम मतलब कहीं दूर खो गई। तो मुझे लगा कश्मीर क्या कहता है इस तमाम पहलू। ये भी तभी की लिखी गई, 2013 की नज्म है ये। मैंने जो देखी है उसमें आपने कहा था मैं भारत का इमरान हूँ, सीना चीर के दिखाता हूँ। वो सच्चर कमेटी पे एक प्राइवेट मेंबर बिल था, मैं बोल रहा था तो सामने भाजपा के एक सांसद ने कहा कि पाकिस्तान पता, जब कोई मुसलमान खड़ा होता है तो उधर से एक आवाज आती है। तो मेरी एक नज्म है, उसके 4 मिसरे हैं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, मैं भारत का इमरान हूँ। पाकिस्तान तुम्हारे लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो अकस्मात एक्सटेम्पो निकल जाता है। वैसे आप बीजेपी पर हमला करना हो ना तो भी आप बहुत जल्दी से कुछ लिख डालते हैं। जैसे मैं एक पढ़ रहा था, गोबर को कोहिनूर बनाने में रह गए, बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। वो गोरखपुर में जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे और उधर जांच हो रही थी, तो अब मेरी एक विधा है, मैं अपनी विधा जल्दी लिख डालते हैं, कह देता हूँ। अब पता चला फेसबुक पे पोस्ट करना है, ट्विटर पे डालना है, तो ऐसे ही सोचता रहा।
मैं वापस उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, थोड़ा गंभीर मुद्दा है। बीजेपी आपको जब एंटी नेशनल कहती है, आपको इमरान प्रतापगढ़ी को, आपके कुछ वीडियो, आपके कुछ बयान दिखाती है, जिसमें से एक है, और आपने कहा मुस्लिम सिर झुकाने वाली नहीं सिर काटने वाली कौम है। ये क्या आपने कर्नाटक में बयान मैं दिया आपके चैनल पे बैठ करके, उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, दरअसल ये मीडिया, मैं कभी कभी मीडिया पे जो खींच उतारता हूँ, मैं कर्नाटक में खड़ा था, मैंने कर्नाटक में एक बयान दिया कि ये टीपू सुल्तान की जमीन है, ये सर झुकाना नहीं जानती, सर कटाना जानती है। ओके। आप जैसे आप दिल्ली के हैं, आप कहते हैं हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे। राइट। बलिया का हूं, बागी बलिया के, हम सर झुकाना नहीं जानते, हम सर कटाना जानते हैं। सर कटाना जानते, काटना नहीं। मतलब कोई मैं मतलब मैं सोता भी रहूं तो ये शब्द मेरे उससे जबान से नहीं निकलेगा। फिर वो एक चैनल है, उसने इसको कन्नड़ा में अनुवाद करके और इसको ऐसे काटना कर दिया। ओके। वो नितांत झूठ है। ओके ओके। शुद्ध रूप से झूठ है। और अगर मैं मेरे पास वो वीडियो आज भी मौजूद होगा, वो यूट्यूब पे मौजूद है, मेरा पूरा भाषण, उसको कई मिलियन लोगों ने देखा है, तो वो शुद्ध रूप से भाजपाई झूठ है। ओके। में लालू जी ने प्रचार किया तो वो 4 पंक्तियां बड़ी पॉपुलर हुई थी कि वो दूध ने चाय को हरा डाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस सब गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई, महागठबंधन। तब मैंने ये 4 पंक्तियां कही थी कि दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। तो वो मैंने लालू जी के सामने पढ़ी एक कार्यक्रम में, तो वो बोले यार ये कौन है, ये कौन है। तो बड़ी रोचक पंक्तियां थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वैसे ही गजब है। तो ये ह्यूमर है, आपको गंभीर पूरा पढ़ दूं? पूरा पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल पढ़। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी इस सबसे भी बच गए तो नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। अब ये अंतिम पंक्ति थी जो मुझे कहनी थी। 2-3 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, मैं अभी कुंवारा हूँ। नहीं, आपने ये जानबूझकर इस लाइन पर इतना जोर क्यों दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल जोर नहीं दिया, मैंने बस सूचना दी है। सबको पता है, मतलब कोई आप शादीशुदा हो तो मोदी जी के बारे में ही बहुत दिन तक लोगों को भरम रहा, बाकी तो सबके बारे में। राहुल जी कुंवारे हैं, हम कुंवारे हैं, ये तो सलमान खान कुंवारे हैं, तो देश को पता ही है। कुछ शादी का इरादा है? नहीं, अब शायर तो देखिए दिल से शायर होता है, तो इश्क मोहब्बत तो उसके दिल में। मेरी आजादियां अच्छी नहीं लग रही? कब तक रहेंगे आजाद? अकेले कब तक रहेंगे? रहने दीजिए। आप लोगों के हश्र देख करके तो लगता है कि आजादी इसका सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आप किसे मानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके। आज की तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा नेता कौन है? नहीं, कोई मसीहा नहीं है, बहुत अनाथ स्थिति में है कम्युनिटी। कोई मसीहा नहीं है। मुस्लिमों को इससे कौन निकाल सकता है? कौन सा नेता है? देखिए, जो संविधान को इस देश में लागू कर पाए असल में, वही हर पिछड़े समाज को, हर मजलूम को आगे निकाल सकता है, और वो ईमानदाराना कोई कोशिश कर रहा है तो राहुल गांधी। ओके। सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी आप किसे मानते हैं? देखिए, जो संविधान विरोधी है वो हिंदू मुस्लिम हर वर्ग का विरोधी है। जो भी नफरत की बात करे, जो टारगेट करे, वो विरोधी है, वो संविधान का विरोध। मैं फिर उसको एक धर्म से अलग हटके लाऊंगा। जो अगर किसी समाज से नफरत कर रहा है तो वो संविधान से नफरत कर रहा है। क्या मुसलमान कभी देश में प्रधानमंत्री बन सकता है? आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं, या पता नहीं? बिल्कुल बन सकता है, बनना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? बनना चाहिए। बनना चाहिए, पर आपको लगता है कभी बनेगा? आज के हालात में बनने की संभावना है? बनना चाहिए। राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस नेताओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिसको भी बुलाया जाए, ये उसकी व्यक्तिगत मर्जी है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर के भी उद्घाटन में जाना चाहिए, और जो वहाँ मस्जिद बन रही है उसके उद्घाटन में भी जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, सवाल के जवाब में सवाल उछाल दिया। जाना चाहिए। ओके। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री, किसी का वस्त्र उसके लिए न तो आलोचना का पात्र हो सकता है, न तारीफ का, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो सबके लिए समान हो जाएं तो मुझे लगता है प्रदेश ज्यादा खुशहाल हो। मतलब अभी नहीं है सबके लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक नज्म जो कहीं नहीं सुनाता हूँ वो सुना देता हूँ आपको। हाँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ। हाँ प्लीज, हो जाए। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर। आपने
कई सारे नाम ऐसे गिनाए ना कि मुझे लगता है कि मुझे अब ये नज़्म ज़रूर पढ़नी चाहिए। हाँ। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तो नहीं, मैं ताली बजा देता हूँ। शुक्रिया, आपकी तालियां बड़ा संदेशा देती हैं। बहुत बढ़िया।